हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्स स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th की जो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। इसका जो सीबीएसई की साइट पर सैम्पल पेपर आया है, आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग यूरोप अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी इन बर्ने। सो कौन सा फाउंडर था जिसने यंग यूरोप वाली अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी जो थी वो फाउंड की थी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, दैट इज गुजिब मजीनी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ द एक्ट ऑफ यूनियन 1707। यानी कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या रिजल्ट था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि यूनिफिकेशन ऑफ द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ज़ोल्वरीन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ज़ोल्वरीन के रिगार्डिंग जो है हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जो कि इट वॉज अ कस्टम यूनियन एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। कस्टम यूनियन था ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन द 3 वॉर्स विद प्रशिया एंड एंडेड विद विक्ट्री एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑप्शन हमारे ऑस्ट्रिया, पोलैंड एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड एंड फ्रांस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द आइडियोलॉजी अंडर विच पीपल डिमांडेड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप। यानी कि यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में जो लोग थे वो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स की डिमांड करने लगे थे, किस आइडियोलॉजी के बेसिस पर। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, दैट इज लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर अबाउट द क्रॉप्स एंड द एरियाज दे आर ग्रोन इन। करेक्टली मैच्ड पेयर जो है हमें यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि स्टेट है और हमारी क्रॉप्स है, तो वो वहाँ पर ग्रो अच्छी होती है या फिर नहीं होती है। करेक्टली मैच्ड पेयर हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट पेयर है ग्राउंड नट और आसाम। ये हमारा गलत है, क्योंकि हमारे जो ग्राउंड नट्स है वो ज़्यादातर गुजरात में ग्रो करते हैं। देन टी और गुजरात का कोई पेड़ नहीं बैठेगा, क्योंकि टी हमारी आसाम साइड में ग्रो करती है। बट कॉफ़ी और कर्नाटक हमारा बिल्कुल सही है। कॉफ़ी और कर्नाटक बिल्कुल सही है। कर्नाटका में हमारी कॉफ़ी ग्रो बहुत अच्छे से होती है। और रही बात शुगर केन की, तो हमारे उत्तर प्रदेश वगैरह इन सब में ज़्यादा अच्छे से ग्रो होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीस ऑफ लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड। यानी कि जब हमारा जो लैंड का पीस है हम उसको 1 से 5 सालों तक के लिए खाली छोड़ देते हैं, तो फिर हम उसको किस तरह की लैंड कहते हैं। ऑप्शंस हैं हमारे पास, बैरन लैंड, फॉरेस्ट लैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड फेलो लैंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट इज फेलो लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंसेज वॉज कन्वेंट टू डिस्कस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल इन 1992। यानी कि 1992 में जो हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसका मेन मोटिव ये था कि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जो है चर्चा करे। उसमें जो है कौन सी सबमिट हुई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज रियो डी जनेरियो अर्थ समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। यानी कि रिलीफ फीचर्स के अंडर जो हमारा इंडिया है उसमें काफ़ी तरह की लैंड आती है। अब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा रिलीफ फीचर है जिसमें हमारा बहुत सारी रिवर जो है फ्लो करती है, टूरिज़्म के हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। ऑप्शन हमारे प्लेन्स, प्लेट्यूज, आइलैंड्स एंड माउंटेन्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, माउंटेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें नीचे दिए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो लैंड डिग्रेड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन। हम पेड़ों को इतनी ज़्यादा मात्रा में काट रहे हैं कि लैंड डिग्रेड अपने आप ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री ऐसी थी जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में
मेजॉरिटेरियनिज्म का जो फीचर था अडॉप्ट किया हुआ था। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ श्रीलंका। ये हम पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ के आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीज़न ऑफ पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पावर शेयरिंग का एक सिग्निफिकेंट रीज़न हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। Reduces socio-economic conflicts, provides ethnic cultural development, allows people to enjoy specific rights, restricts supremacy of one party. Correct option or option A, that is reduces socio-economic conflicts. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा बेल्जियम जो थी उसकी एक तीसरी तरह की जो गवर्नमेंट थी वो भी थी। सो हमें उस गवर्नमेंट का नाम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन वाली कंट्री कौन सी है? सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ यूएसए। यूएसए में हमारे तीनों ही तरह के नाम आ जाते हैं। यूएसए जो है हमें नाम से ही पता चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत सारे स्टेट्स जो है यूनाइट होके अमेरिका बना रही हैं। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाई इज़ द पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जब जो हम पावर जो है हम उसको गवर्नमेंट के अलग अलग तरह के ऑर्गन्स में क्यों शेयर करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बी प्लेस्ड एट दी सेम लेवल। सेम लेवल पे हमारे जो इसके अंदर के तीनों तरह की जो गवर्नमेंट है वो काम करती है सेम लेवल पे। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियाज़ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज़। यानी कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसके अनुसार जो हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास मतलब कौन से सब्जेक्ट पे जो है वो दोनों मिलके जो डिसीजन है वो बनाती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एंजॉय स्पेशल पावर्स अंडर आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ नागालैंड। इसके अलावा भी हमारी 2 या 3 और हैं जो कि स्पेशल पावर इंजॉय करती है, फॉर एग्जांपल हमारा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ फार्मिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ लिटरेसी रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम का करेक्ट मीनिंग क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इम्प्रूवमेंट इन साइंस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम, improvement in information and communication, improvement in investment, finance and technology. Correct option are option B, that is health, education and income. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Which of the following is the essence of this statement? So इसका correct option are option C, that is sustainable development. Next question है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट ये हमें ऑर्गेनाइज पूछा है। सो ऑर्गेनाइज वाला है ऑप्शन बी, दैट इज एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act that was launched in 2005 states a guarantee of minimum 100 days of employment per year. If government is unable to fulfill these 100 days of unemployment, the government would have to dash. यानी कि हमारा जो MG नरेगा था जो कि हमारा 2005 में लॉन्च हुआ था, तो उसमें हमें कहा गया था कि 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और अगर 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं दे पाते तो गवर्नमेंट क्या करेगी?
सो इसका करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन ए, दैट इज वुड कंपेंसेट, वो कंपेंसेट करेगी उन लोगों को जिनको वो काम नहीं दे पाएगी। सो यहीं पे हमारा सेक्शन 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। पहले तो हमें ये क्वेश्चन पूछा है कि ये जो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है ये किसकी है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, जर्मेनिया की। फिर अब जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो उनके लिए, अब वो पिक्चर तो देख नहीं सकते क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड है, तो उनके लिए एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है, दैट आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रेशियन किंग हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सेल्स। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है विलियम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, द बाल्कन रीजन बिकेम पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ द ओटोमन एम्पायर। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहते हैं द रीजन कंप्राइज ऑफ एथनिक ग्रुप्स इंक्लूडेड ग्रीक, सर्ब्स, मोन्टेग्रो एक्सेट्रा। ये भी हमारा बिल्कुल सही है। देन देन थर्ड स्टेटमेंट हमें कहता है ब्रिटिश एंड एथनिक नेशनलिटीज स्ट्रगल टू एस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी। सो ये हमारा गलत है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द वीवर्स इन सिलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स इन 1845। यानी कि 1845 में जो सिलेसिया के वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट क्यों किया था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था वो उनके ड्यूज जो थे वो पे नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेजर एक्सपेक्ट दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी, जो कि है द पार्लियामेंट थ्रू अ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। नीचे जो क्लूज दिए गए हैं इनमें से हमें इनको जो है आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सी सॉइल की बात हो रही है। सो सबसे पहले कहा गया है कि ऐसे एरिया में पाई जाती है जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हैवी रेनफॉल होती है। हैवी रेनफॉल कहाँ पे होती है, हमारे ज़्यादातर हमें कर्नाटका साइड देखने को मिलती है। हिली एरियाज हमारे, ये हमारा ठीक है। एंड हमारा ह्यूमस जो कंटेंट है उसमें ह्यूमस कंटेंट वो काफ़ी ज़्यादा लो होता है। सो इस तरह की सॉइल जो होती है हमारी लेटराइट सॉइल ही होती है। सो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो टाइडल एनर्जी है हम उसको कौन से तरह के रिसोर्सेज में डाल सकते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन पावर शेयरिंग एंड सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यानी कि अब हमें यहाँ पर दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और अब हमें बताना है कि कौन सी सही है या कौन सी सही नहीं है। इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, हाँ बिल्कुल सही है। इट क्रिएट्स हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। एंड इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग पार्टीज, ये हमारा गलत है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ डू जुडिशरी एक्ट एज एन अम्पायर इन अ फेडरल नेशन। एक फेडरल नेशन में जो जुडिशरी है वो एक अम्पायर का काम कैसे करती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, कि जो हमारे कोर्ट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हेल्प से जो है मतलब जो हमारे कोर्ट है वो किसी को भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी दिक्कत हो रही है सो उसको जो है वो समझाने बुझाने का काम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे असर्शन रीज़न पे आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई है। असर्शन रीज़न हमें बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन से कौन सा सही है। सो असर्शन में हमें कहा गया है कि जो श्रीलंका है उसने सिन्हाला को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री रखा था। सो ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है कि ऐसा इसलिए था कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो उनके कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, फॉस्टर करना चाह रही थी। सो ये भी हमारा बिल्कुल सही है एंड इसी को जो है जस्टिफाई कर रहा है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, कि दोनों ही करेक्ट है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आर ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैचअप्स अब हमारे पास। सो चलिए इनको मैच करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है हमारी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई हमारी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में। पुलिस आती है हमारी स्टेट लिस्ट में।
एजुकेशन आती है हमारी कंकरेंट लिस्ट में एंड डिफेंस आता है हमारा यूनियन लिस्ट में। सो फर्स्ट का फोर्थ है, सेकंड का थर्ड है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता इज अपियरिंग इन एन एग्जामिनेशन conducted for recruitment to central government positions in how many languages as mentioned in the 8th schedule can she opt to take the exam, select the appropriate option। यानी कि जो अनीता है वो एक एग्ज़ाम देना चाह रही है, सेंट्रल लेवल का है वो, तो हमें बताना है कि वो कितने लैंग्वेजेस में एग्ज़ाम जो है 8th शेड्यूल के अंडर जो है दे सकती है। सो ऑप्शन हमारे पास 18, 21, 22, 25। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज़ 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यानी कि अब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना है नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन से। पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स, इट्स कॉल्ड एज थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रिवेन्यू विद दैम। सो ऑप्शंस है हमारे पास यहाँ फेडरल सिस्टम, यूनिटरी फेडरल सिस्टम, डिसेंट्रलाइज सिस्टम और यूनिटरी सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस प्रूव दैट इंडिया इज़ अ क्वासी फेडरल स्टेट। यानी कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि ऐसा क्या है जो कि हमारे इंडिया को क्वासी फेडरल स्टेट प्रूव करता है। अब यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन कौन से सही हैं। मोर पावर्स विद सेंटर, ये हमारा सही है। रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स विद सेंटर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इक्वल सब्जेक्ट्स विद सेंटर स्टेट्स, ये हमारा गलत है, कोई इक्वल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। करेंसी एंड रेलवेज विद सेंटर, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द Indian Constitution. The Constitution declared India as union of states. Sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the Constitution. It is easy to make changes to this power sharing arrangement. The Parliament can own change this arrangement. सो हमारे जो थर्ड फोर्थ है वो तो गलत है कि क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अरेंजमेंट या फिर पावर शेयरिंग में कोई भी अरेंजमेंट चेंज करते तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, पर यहाँ पे इजी लिखा है। एंड जो हमारा पार्लियामेंट है वो इस अरेंजमेंट को अकेले चेंज नहीं कर सकता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ फर्स्ट और सेकेंड हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीज़न। असर्शन हमें कहता है ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ हैपेंड इन अ कंट्री। ये हमारा बिल्कुल सही है। देन रीज़न हमें कह रहा है कि कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ 2 कंट्रीज एक्सप्लेन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये हमारा गलत है क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम की बात की है, जबकि हमारे HDI में हेल्थ और एजुकेशन की भी बात की जाती है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, कि हमारा असर्शन सही है बट रीज़न गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमें यहाँ पे फिर से मैचअप्स करने हैं। सो यहाँ पे है कुरियर, कुरियर जो हमारा टर्शियरी सेक्टर में आएगा। फिशरमैन, फिशरमैन आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। कारपेंटर आता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। एंड ट्रांसपोर्टर आता है हमारा टर्शियरी सेक्टर में। सो ये थे हमारे मैचअप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब हमें यहाँ पर केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये रहा हमारा केस, आप इनको पढ़ लीजिएगा। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें बताना है कि हमें रीज़न देना है कि रीटा जो है उसने कंट्री ए को चूज़ क्यों किया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, जो कि है हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि अगर हम इस ग्रुप ए में देखते हैं सो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि सबकी इनकम में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, जबकि ग्रुप बी में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि सबकी सेम है, बट यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही अलग हो गई है। सो इसीलिए उसने ग्रुप ए चुना है, कंट्री ए चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजय इज़ अंडर नॉरिश्ड एज हिज वेट इज़ 45 kg एंड हिज हाइट इज़ 1.78 मीटर्स। फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि विजय जो है वो अंडर नॉरिश्ड है क्योंकि उसका जो वेट है 45 kg है एंड उसकी हाइट जो है 1.78 मीटर्स है। एंड
हमें यहाँ पर कहा गया है कि हमें उसकी BMI फाइंड करनी है। बॉडी मास इंडेक्स हम कैसे निकालते हैं, हम वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करते हैं, वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर करते हैं। एंड जब आप इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं सो हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, दैट इज़ 12.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब एक वुमेन है जो कि एक स्वीट शॉप पे काम करती है उसके विलेज में, एंड उसको किसी भी तरह की हॉलीडेज़ नहीं मिलती है, पेड लीव नहीं मिलती है। सो अब हमें बताना है कि कौन से सेक्टर में काम कर रही है। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू 2017-18 डाटा द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो शेयर है अलग अलग सेक्टर्स के द्वारा वो हमें इन परसेंटेज देखने को मिल रहा है 2017-18 के अकॉर्डिंग। अब हमें नीचे देखे क्वेश्चन का आंसर देना है that out of the three sectors, why did the ratio of employment in primary sector high? Select the most suitable option from the following. ऑप्शंस हैं हमारे पास। वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड, लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी सेक्टर, एफर्ट्स ऑफ लेबर आर नॉट इक्विवेलेंट इन ऑल द सेक्टर्स, एंड आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी सेक्टर। सो अब मैं चाहती हूँ कि इसका आंसर आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पे असर्शन रीज़न दिया है क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन द एंटायर वर्ल्ड आर डिप्लीटिंग। येस, ये हमारा बिल्कुल सही है। देन जो हमारे ऑयल और पेट्रोल के प्राइसेस है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा ट्रू है, अब भी हमें देखने में मिल रहा है। बट उनके प्राइसेस इंक्रीज होने से उनके डिप्लीशन का क्या रोल है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी कि दोनों सही हैं, बट आज जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि एक मैन जो है वो फूड प्रोसेसिंग फार्म में जो है काम कर रहा है, मैनुअल वर्क कर रहा है, एंड उसकी वाइफ उसकी डॉटर जो है उसको हेल्प करते हैं उसी फार्म में हर दिन। सो अब हमें बताना है कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट ये है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए जो कि है अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमें यहाँ पर देखने को तो मिल रहा है कि एम्प्लॉयड है बट वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर से हमारा केस है, आप इस केस को पढ़ लीजिएगा, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वाई डिड द ग्रिम ब्रदर्स गिव्स द टेल्स अ रीडेबल फॉर्म विदाउट चेंजिंग द फोकोरिक कैरेक्टर? चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। The collection enjoyed wide distribution in Germany. It became a model for the collection of fantasy tales. It formed the basis for the science of language. People easily accepted their adventurous tales. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है द कलेक्शन enjoyed वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रिम ब्रदर्स वॉज वाइड स्प्रेड। आइडेंटिफाई द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन डिपिक्टिंग द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं हमारे डेवलपमेंट ऑफ सिटीज इन टाउन, सेटिंग अप ऑफ न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग, इमर्जेंस ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि प्रमोशन ऑफ एथनिक बिलोंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर्ड पीपल टू कलेक्ट टेल्स। दे बिलीव्ड इन अ स्पिरिट ऑफ डैश एंड कंसिडर्ड इट एसेंशियल फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन एक सेकेंड सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज कल्चरलिज्म। Next question is why the foreign domination was considered a threat to nation building. Select the best suitable option from the following in reference to the context. So इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी जो कि है erosion of native values and ethos. Next question है how were the German able to connect with their culture with reference to the above context? Infer the appropriate option. इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग नेशनल्स। अब यहाँ पे हमें असर्शन रीज़न दिए गए हैं। असर्शन हमें कहता है रेजाइम्स ऑफ 1815 डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, एंड हमारा रीज़न हमें कहता है कंजर्वेटिव रेजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक। सो ये जो हमारा असर्शन और रीज़न है ये दोनों ही बिल्कुल सही है एंड एक दूसरे को जस्टिफाई करते हुए हैं। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
फिर नेक्स्ट हमें एक केस स्टडी दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन कैन इन्फर फ्रॉम द अबव गिवन इन्फॉर्मेशन दैट मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ कल्टिवेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट कॉज। सो इसका करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शन डी, दैट इज सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट्स देखनी है और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। इंडियन फार्मर्स आर डिवर्सिफाइंग देयर क्रॉपिंग पैटर्न्स, दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम सीरियल्स टू फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, जूट इज़ इन द इंडियन मार्केट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि है थर्ड ओनली, क्योंकि हमारा ये जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है यही सही है, बाकी की दोनों हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन अबव देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर सीरियल्स एंड पल्सेस, आइडेंटिफाई द रीजन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट्स फ्रॉम कमर्शियल क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fertilizers, pesticides, insecticides which once showed dramatic results are now being held responsible for degrading the soil. Infer the positive effects of these inputs noticed earlier from the following statements. So इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, जो कि है these inputs have shown increased outputs and productivity. There are states in India which are using fertilizers, pesticides and insecticides at excess level to increase their agricultural production. Identify the states which are at prominent level from the following options. Correct option are option B, that is Haryana and Punjab. Food production provides the base for food security and is a key determinant of food availability. Why is this trend shifting towards the industrial crops? Choose the correct option in रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी, जो कि है टू फेच मोर इनकम एंड हाई अर्निंग्स। अब आते हैं हम हमारे लास्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन डी, मैप बेस्ड क्वेश्चंस। अब हमें यहाँ पर मैप दिया हुआ है, ए और बी है। अब हमें बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा जो ए है वो एक डैम है, हमें बताने कि कौन सा डैम है। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें मैप को, तो हमारा ए यहाँ पे है एंड ये है हमारा भाखरा नांगल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द सेम मैप, इसी मैप पे जो है हमारा एक बी भी लोकेटेड है एंड हमें बताना है कि वो एक टी कल्टिवेटिंग स्टेट है। हमें यहाँ पे हिंट दिया हुआ है और हमें बताना है कि वो कौन सा स्टेट है। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, जो कि है असम। एंड ये दो क्वेश्चन जो है विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, जो मतलब जिन्हें दिखाई नहीं देता है। सो उनके लिए क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन सा डैम लोकेटेड है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी, दैट इज टिहरी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is a principal cereal crop? So इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए, दैट इज राइस। सो आई होप कि आपको ये सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।